जय हिंद बच्चों। पिछले एपिसोड में दैट मीन्स एपिसोड नंबर 42 में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए कुछ एनसीईआरटी के सवाल। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 43 जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी बेस्ड है आपका। हमारा टॉपिक चल रहा था, तीसरा पड़ाव चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम देख रहे हैं फील्ड लाइंस। तो आज का टॉपिक आपका है, काफी महत्वपूर्ण है, ये आपका थ्योरी बेस्ड है, ये आपका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब जो कि ये दोनों सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फैराडे ने इसका इन्वेंशन किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तक जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, दैट मीन्स एपिसोड नंबर 34 से लेकर के एपिसोड नंबर 39 तक जब आप जाके देखेंगे या 43 तक देखेंगे, मतलब 39 तक प्लस 43 जो न्यूमेरिकल है, तो इसका मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल जब आप दोनों को विजुअलाइजेशन कीजिएगा तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग कर पाए। अब मैथमेटिकल एनालिसिस कर पाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग जानते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है कि हमने मैथमेटिकली दर्शा दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको एज्यूम कैसे करें, पिक्टोरियल तरीके से इसको कैसे डायग्रामेटिकली इसको कैसे हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, तो इसका मतलब हाइपोथेटिकल चीजें ये हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे ये कोई चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो इसके चारों तरफ फील्ड आ गया और किसी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट किए मैथमेटिकली तो फील्ड इंटेंसिटी भी आ गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो फील्ड गया तो ये दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं है तो इसी को दिखाने के लिए एक लाइंस का प्रयोग किया गया, इमेजिनरी लाइंस का उपयोग किया गया फैराडे के द्वारा, और इसको विजुअलाइजेशन कर सके हम लोग, उसके लिए हम लोग इस इमेजिनरी लाइंस का उपयोग करते हैं। और इस इमेजिनरी लाइंस की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी को दर्शाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके मैग्नीट्यूड को, चाहे उसके डायरेक्शन को। तो इसलिए ऐसी फील्ड लाइंस को फैराडे ने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि ये रियल नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं, रियल नहीं है, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि ये अनसीन होते हैं, देखे नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग बात करते हैं। आपको कैपेसिटर में हम लोग बात किए थे कई जगह पे, एपिसोड नंबर 37, 38, 39 में हमने जिक्र किया हुआ है। अगर कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट, तो हमने ये बोल दिया था कि उसमें जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर, दैट मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, और डायरेक्शन हम क्या करते थे, पॉजिटिव से निगेटिव दिखा देते थे। तो हम लाइन दिखा देते थे, वहां तो वो दिखता नहीं है। आप कैपेसिटर को जब आप देखेंगे तो कैपेसिटर के बीच में वो दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप हाथ ले जाएंगे तो झटका लगेगा, जोर का झटका धीरे से। इसका मतलब ये है कि वहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ है, जहाँ से हम जहाँ हाथ डाले तो उसका मतलब है कि वो हमको झटका दिया। इसका मतलब वो फील्ड जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारे आँख से वो दिख नहीं रहा है। तो वही कहता है कि फील्ड है लेकिन दिख नहीं रहा है, भूत है लेकिन भूत दिख नहीं रहा है, तो कहता है एक हाइपोथेटिकल बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक इमेजिनरी लाइंस है, जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी को क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली शो करते हैं, मतलब डायग्राम के हिसाब से उसको दिखाते हैं। तो इसी फील्ड लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो बोल सकते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र का चित्रीय निरूपण किया जाता है,
चित्रीय निरूपण किया जाता है, चित्रीय निरूपण किया जाता है, उसे ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है। इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी लाइन्स और फोर्स by which an electric field can be expressed in terms of pictorial field can be expressed in pictorial method। इसका मतलब ये है कि पिक्टोरियल मेथड हम इसको अपनाते हैं कि इमेजिनरी लाइन से जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन पिक्टोरियल मेथड से हम इसको दिखा सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि हम इसको पिक्टोरियल मेथड में कैसे दिखाते हैं। इसका कुछ टेक्निक होगा, जब ये दिखता नहीं है तो एज्यूम कैसे हुआ, तो कई एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे फैराडे के द्वारा, तब जाके ये कंक्लूजन निकाला गया और इसके आधार पर कुछ डिसीजंस लिए गए कि आखिर ये कैसा होता है, इसका नेचर क्या होता है। तो विद्युत बल रेखा की कुछ प्रॉपर्टीज भी सामने आए, तो प्रॉपर्टीज इसका हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत बल रेखा के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो मतलब ये कह रहा है कि इसका जो प्रॉपर्टी है, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी इसका ये बोला कि इसका खासियत ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, मतलब ये धन आवेशित वस्तु से ये निकलता है, बाहर निकलता है और टर्मिनेट होता है निगेटिव चार्ज पे। दैट मीन्स निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, प्रवेश करता है, और ओरिजिनेट होता है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब ये है, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे बारी बारी से। इसका पहला इंपॉर्टेंट गुण है कि यह धन आवेश से बाहर निकलता है, जबकि ऋणावेश में प्रवेश करता है, जबकि ऋणावेश में प्रवेश करता है। मतलब ये it originates from positive charge and terminates to negative charge। It originates from positive charge and terminates to negative charge, यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट करता है कहाँ, नेगेटिव चार्ज। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका रोल, अच्छा पिक्टोरियल तरीके से अगर हम देखें तो ये बोलता है, अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है,
तो कहता है कि यहाँ से ये निकलेगा और ख़त्म होगा कहाँ पे, टर्मिनेट होगा कहाँ पे, नेगेटिव पे। यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा यहाँ जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जब भी निकल रहा है विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये निकल रहा है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। अब कहाँ खत्म होगा, तो निश्चित तौर पे नेगेटिव पे। अगर आसपास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि वो इन्फिनिटी पे जाके समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर अगर फील्ड लाइंस दिखाया जाएगा तो ये इनवर्ट दिखाया जाएगा। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म होगा। ये हो गया। तो आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको लिखते जाइए, अपना काम चल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसको लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगला जो इसका पॉइंट है, हम ऊपर वाला मिटाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। 2 नंबर में क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब दिमाग में ये उठ रहा होगा कि आखिर में ऐसा क्या होता है जो कि क्रॉस नहीं कर सकता है, प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। तो ऐसा ये माना गया है कि अगर हम किसी फील्ड लाइंस के पॉइंट पर, ये फील्ड लाइंस है, इसके किसी पॉइंट पर अगर हम रेडियल लाइन खींचते हैं, स्पर्शी रेखा खींचते हैं, तो कहता है कि ये नेट फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। इसका मतलब है कि अगर 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा या क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर देखा जा सकता है किसी एक ही चार्ज से ये निकल रहा है। एक चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर फील्ड का, नेट फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये फील्ड यहाँ से आया यहाँ गया और यहाँ से ये आया यहाँ गया, तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो एक ही पॉइंट पर जो है ये 2 डायरेक्शन हो जा रहा है। तो इस वजह से कहता है कि ये 2 फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल किसी पॉइंट पर किसी सिंगल चार्ज के कारण संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब इसको भाषण में भी ये 2 नंबर में पूछा हुआ भी है कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्यों, ये पूछा हुआ है। तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अब देखते हैं नंबर 3। कहता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो नहीं करती हैं, लेकिन एक दूसरे पे दबाव डाल सकती हैं। मतलब द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन
exert pressure on each other. विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पे दबाव डाल सकती हैं, बाइसेक्ट नहीं कर सकती है, मतलब क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन एक दूसरे पे दबाव डाल सकती है। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर दबाव डाल सकती हैं, अब ये क्या कह रहा है सोच, मतलब ये अगर कोई चार्ज है तो उससे बल रेखा निकलेगा जो भी है। अब बल रेखा निकलेगा तो 1 2 10 जो भी है चार्ज के हिसाब से वो बदलेगा। तो मान लेते हैं पहले 50 बल रेखा निकल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब चार्ज बढ़ गया, तो बढ़ गया तब 100 निकलने लगा। इसका मतलब बॉडी तो वही था, चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि आपका फील्ड लाइंस बढ़ेगा। उस स्थिति में घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो कहता है कितनों घनत्व बढ़ जाएगा, एक दूसरे को काट नहीं सकता है लेकिन दबाव डाल सकता है। जस्ट लाइक सपोज करते हैं, मान लीजिए कि एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, 3 बच्चे बैठते हैं। अब क्या हुआ कि अचानक जो है कुछ बच्चे एक्स्ट्रा आ गए और उसको हमने क्या किया कि भाई डिसीजन लिया कि नहीं हम पहले बेंच पे ही बैठा देंगे। तो पहले बेंच पर जो मान लेते 3 बच्चे बैठे हुए थे, 2 को हमने एडजस्ट करना चाहा, तो 2 को क्या किया हम उस पर रख दिए। तो चूंकि सर ने बोला है तो उस अवहेलना कर नहीं सकता है, तो क्या करेगा थोड़ा थोड़ा खिसक जाएगा और फिर वो सब क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा तो एक दूसरे को वो रिपेल नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को कंसाइड नहीं करेगा, एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि सर ने कहा। अचानक आता खुद से बैठता तो फिर विरोध होता, लेकिन सर ने कहा है तो वो विरोध भी नहीं करेगा। अब क्या हुआ कि वो जो है आपस में वो एकदम सुटक कर बैठ गया। तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे पे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे हम सीखते हैं, कहता है कि ये अगर कोई चार्ज है, इससे 2 बल रेखा निकल रहा है, ये काटेगा नहीं, ये तो ऊपर वाला कह रहा है, क्योंकि अगर काटा तो बंदा जो है यहाँ पे 2 को फील्ड का डायरेक्शन देगा, और किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर एक ही वो फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, 2 या 2 से अधिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे है, जब काटेगा नहीं तो क्या करेगा, तो कहता है एक दूसरे दबाव डाल सकता है, मतलब दाव डाल सकता है। तो अब जितना भी निकल जाए, 1 करोड़ निकल जाए कि 10 करोड़ निकल जाए, एक दूसरे पे एकदम घनत्व बढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं सकता है। रियल लाइफ में आप देखिए क्या होता है कि हम लोग मनुष्य में क्या होता है भाव कि थोड़ा सा अगर कोई आगे बढ़ता है तो टांग खींचना शुरू कर देता है। जैसे सुशांत सिंह का केस आया कि आगे कोई बढ़ रहा है तो टांग पकड़ के खींच दिए। तो इंडियन कॉकरोच वाला हाल है, प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाना है, वो खुद के सिचुएशन पे लगता है कि हमारे ऊपर क्षति पहुंच रहा है। अरे भाई क्षति क्या पहुंचेगा, अपने में इम्प्रूवमेंट करो तो खुद भी आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेगा। अब इसका मतलब तानाशाही तो नहीं चलना चाहिए। तो खैर सबका अपना अपना स्टेटमेंट होता है, सबका अपना अपना थ्योरी होता है लाइफ में चलने का। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये चार्ज है, तो चार्ज से जो निकलने वाला फील्ड लाइंस होगा एक दूसरे पे दबाव डाल सकता है, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, बाइसेक्ट नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये आपका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 4। हम देखते हैं ये क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, सतत वक्र होती हैं। तो वक्र है, स्ट्रेट है, उससे फर्क नहीं है, मतलब सतत लाइंस होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस इन फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पे हुआ कि एक तो हम वातावरण से बाहर की बात करें जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरी बात ये सेंस आ रहा है कि चार्ज अगर है तो उसके आसपास में कोई मीडियम ना रहे। अगर हम अर्थ सरफेस पे भी हैं तो उसके आसपास में कोई मीडियम ना रहे, तो वो फील्ड जो है कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देखते हैं। विद्युत बल
रेखाएं माध्यम रहित क्षेत्र में सतत होती हैं। ये क्या कर रहा है सो देखिए, जैसे ये आपका चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से कहता है कि बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है भैया, ये जा रहा है, ये तो सतत हो गया। अब यहाँ एयर था तो ठीक है भाई, आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि एक डाल दिया सुचालक, तो कहता है कि जितना दूर आप सुचालक रखिए वहां पर बेचारा गायब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जो ये डाले, हालांकि ये गायब नहीं होता है, वो बाद में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन जैसे ही इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, बीच में जैसे ही आपने किसी सुचालक को रख दिया, उस सुचालक के अंदर जो है फील्ड गायब हो जाता है और फिर बाहर में अपीयर हो जाता है। तो यहाँ तो ये सतत है, लेकिन ये बंदा जो है यहाँ पे क्या हो गया, गायब। तो ऐसा माना जाता है कि आप कह सकते हैं भाई यहाँ तो टूट गया, लेकिन टूटता नहीं है, ये मतलब स्टोर हो जाता है। वही हम बात करेंगे कि अब जो यहाँ पर फील्ड लाइंस हैं, तो वहाँ माध्यम रहित क्षेत्र का मतलब कोई माध्यम नहीं रहे, फ्री स्पेस रहे, ये कहता है कि सतत होती हैं, इसका नाश नहीं होता है। इसलिए इस बेवकूफ को क्या किया जाता है कि फुसला लिया जाता है। फुसला लिया जाता है मतलब ये सतत होती हैं, मतलब इसको कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं कि मतलब संरक्षित क्षेत्र होती है। हम यहाँ पर एक चीज और ऐड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड कंजर्वेटिव। एक में ही काम चल जाएगा, कंजर्वेटिव इन फ्री स्पेस, या कहीं भी ये कंजर्वेटिव होता है। अब कहता है विद्युत बल रेखाएं माध्यम रहित क्षेत्र में सतत एवं संरक्षी होते हैं। अब ये हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए। संरक्षी होने के कारण कहता है इसका लॉस नहीं होता, नाश नहीं होता है। तो नाश नहीं होता है मतलब क्या, कि जो भी फील्ड लाइन संरक्षी होते हैं, आपको हमने 3 का जिक्र खासकर कहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों आपका कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होने के कारण उसका नाश नहीं होता है, और नाश नहीं होने के कारण उसको हम कहीं स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि पावर का यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में भी। मतलब ये कि हमारे बजरंगबली का एनर्जी क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, सतत था, कंजर्वेटिव का है। उसका उपयोग राम जी ने किया गया कि एक दुराचारी को मारने के लिए उसका उपयोग कर लिया। जैसे कैपेसिटर क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को स्टोर कर लेता है और फिर जरूरत पड़ने पर किसी को दे देता है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बात करते हैं, जब वो किसी को दे सकता है, स्टोर हुआ तब तो दे सकता है, इसका मतलब नाश नहीं होता है। तो एनर्जी ऐसे भी नाश नहीं होता है, तो फील्ड लाइंस भी कहता है कि नाश नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ रहेगा। वही यहाँ पे कहता है, आप उसको फील्ड लाइंस मत समझिए, वो एनर्जी है, और एनर्जी है इसका मतलब वो सतत है, और एनर्जी का तो नाश होता नहीं है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फील्ड हैं, कंजर्वेटिव एनर्जी हैं, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सतत होती हैं। तो यहाँ जो हम बोले थे कि किसी सुचालक को रख देते बीच में गायब हो जाता है, इसका मतलब गायब नहीं होता, उसके अंदर स्टोर रहता है, लेकिन नेट गायब हो जाता है। इस वजह से हम लोग बात करते हैं कि वो गायब हो जाता है। फिलहाल हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं एंड कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। उसके बाद कहता है विद्युत बल रेखाएं माध्यम रहित क्षेत्र में, माध्यम रहित से मेरा मतलब कुछ और है, आप समझ सकते हैं, सतत एवं संरक्षी होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि विद्युत बल रेखा सतत होती है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगला देखेंगे, पांचवा देखते हैं। ये कहता है कि कोई भी आवेशित वस्तु अगर है तो उससे विद्युत बल रेखाएं या तो बाहर जो निकलेगी वह नॉर्मली बाहर निकलेगी, और प्रवेश भी करेंगी तो नॉर्मली प्रवेश करेंगी, तिरछा प्रवेश नहीं करेगी। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है, यह हमेशा बाहर तो निकलेगा या प्रवेश करेगा तो नॉर्मली प्रवेश करेगा। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always
originates normally from positive charge पार्टिकल भी दे सकते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब छोटा पार्टिकल का बात नहीं चल रहा है, एक पूरा बड़ी का बात भी चल रहा है। चार्ज पार्टिकल एंड always terminates normally to the negative charge particle। कहने का मतलब ये हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका वस्तु है तो इससे हमेशा जो है बाहर निकलेगा, तो ये सतह पर हमेशा क्या होगा, नॉर्मली होगा, ये ध्यान में रखना है। और यदि नेगेटिव चार्ज है, इस पर प्रवेश भी अगर इसको करना है, ये नॉर्मली प्रवेश करेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जब भी इस तरह की बात आए तो आप इसको दर्शाएंगे, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। और कैपेसिटर में भी आप दिखा सकते हैं। कैपेसिटर में हमने आपको बताया हुआ है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, हमने क्या कहा था, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। मतलब आप विद्युत क्षेत्र से मतलब विद्युत बल रेखा हम समझ लेते हैं। तो हम क्या करते थे कि ऐसे एक रेखा दिखाते थे, तो यहाँ से निकला भी तो नॉर्मली, यहाँ प्रवेश भी किया तो नॉर्मली। उसी तरह से यहाँ पर हम फील्ड लाइंस को क्या करते थे, दिखा देते थे। आपको यदि याद हो तो आप देख सकते हैं, हमने फील्ड दिखाया हुआ था कैपेसिटर के लिए। किसी भी एंगल से, चाहे शेप कुछ भी हो, अगर उसको निकलना है तो हमेशा नॉर्मली बाहर निकलेगा। इस तरह का एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उस कंफ्यूज नहीं होइएगा। सपोज करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसका नाक मुंह दूसरे टाइप का है। आप यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लिए, निगेटिव लेते तो अलग बात होता, हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ से तो नो डाउट बाहर निकलेगा। तो बाहर अगर निकलेगा, अगर यहाँ पर है तो ये नॉर्मली बाहर निकलना है इसको, यहाँ पे अगर नॉर्मली निकलना है, यहाँ पे नॉर्मली निकलना है, यहाँ पे नॉर्मली निकलना है। जब भी ये निकलेगा तो निश्चित तौर पे ये नॉर्मली निकलेगा, चाहे शेप इसका किसी तरह से क्यों ना हो। ये चारों फिगर आपको शो कर रहा है कि किसी आवेशित वस्तु से यानी चार्ज पार्टिकल से या तो पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मली आउटवर्ड बाहर निकलेगा नॉर्मली, और इनवर्ड प्रवेश करेगा, टर्मिनेट करेगा नॉर्मली। इसका मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये तो इंग्लिश में हो गया। यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये 5 का ही है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेशित वस्तु से, धनावेशित वस्तु से, धनावेशित वस्तु से हमेशा हमेशा लंबवत बाहर निकलती हैं, लंबवत बाहर निकलती हैं, जबकि ऋणावेशित वस्तु में, ऋणावेशित वस्तु में हमेशा लंबवत प्रवेश करती हैं, लंबवत प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। 6वां नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है विद्युत बल रेखाएं क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस doesn't make closed loop, closed loop, बंद लूप का निर्माण नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल
रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो कहता है कि ये यहाँ से जाएगा, यहाँ खत्म होगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ खत्म होगा, ये यहाँ से जाएगा, ये खत्म होगा। ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव रहे, यहाँ निगेटिव रहे या पॉजिटिव कुछ भी रहे, ये यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से चले और वापस इसी पर आ जाए। इसको बोलते हैं बंद लूप, मतलब जहाँ से चले वापस वहीं आ गए, बंद लूप हुआ पे। किसी आवेश से निकल करके वहीं चलाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्मिनेट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज को है। इसको सिर्फ ऑरिजिनेट करने का अधिकार है, उत्पन्न करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। जबकि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जब बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि ये क्लोज लूप का निर्माण करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कंजर्वेटिव होता है, ये भी कंजर्वेटिव होता है, और वो भी नॉर्मली निकलता है या नॉर्मली प्रवेश करता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ डिटो में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाएगा यहीं पे कि ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं और वो क्लोज लूप का निर्माण करती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कुछ की पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ, ये कुछ और भी चीज़ें इंडिकेट करती है, उसको हम देखेंगे। तो पहले आप इसको प्रिंट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे की पॉइंट्स, विद्युत बल रेखा से जुड़ा हुआ कुछ की पॉइंट्स है, उसको हम देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यानी याद करने योग्य बात, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पहला पॉइंट आपका कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वह किसी चार्ज बॉडी से अगर उस पर चार्ज Q दिया जाए तो उससे फील्ड लाइंस की संख्या जो होती है Q/ε0 होती है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है। यानी किसी आवेश Q से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। मतलब वेरी सिंपल, दैट इज जहां ε0 का जो मान होता है वो 8.85, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कई बार। अगर Q चार्ज दिया हुआ रहे, माइक्रो में, मिली में, जो भी दिया हुआ रहे, उसको SI में कन्वर्ट करके इतना से भाग दे दीजिए तो वो आपका विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकल जाएगा अगर Q चार्ज है तो। चलिए, दूसरा कहता है कि किसी भी आवेशित वस्तु से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या जो होती है वह उस पिंड पर मौजूद आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता है। चाहे बल रेखा बाहर की ओर निकले, चाहे वो अंदर की ओर आए, टर्मिनेट हो, चाहे मतलब ऑरिजिनेट हो, निश्चित तौर पे वह आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। तो किसी आवेशित वस्तु से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या वस्तु पर मौजूद
आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, मौजूद आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, मतलब ये कि अगर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इससे मान लेते हैं कि ये बल रेखा बाहर की ओर निकल रहा है, प्लस है तो भी इससे बाहर ही निकलेगा। क्यू चार्ज के कारण ये मान लेते हैं 3 3 6 बल रेखा बाहर निकला। अगर कोई ये अलग चार्ज है, ये जो अब ले रहे हैं वो अलग है, मतलब कि दोनों बहुत दूर पे है, सटा हुआ नहीं है। अब एक चार्ज हम ऐसा लेते हैं जो माइनस क्यू है, सिर्फ निगेटिव हो गया है, परिमाण वही है, लेकिन अब जो होने वाला है वो अंदर की ओर होने वाला है। इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइन की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ भी 3 3 6 हुआ, लेकिन अगर परिमाण बढ़ जाए तो अब कुछ अलग हट के हम बात करते हैं। अगर ये आपका तीसरा चार्ज है सपोज दैट, तो यहाँ पे कहता है अगर +3 चार्ज हम ले लेते हैं तो इस आवेश के परिमाण का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 टाइम्स होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे घनत्व जो है निकलने वाले बल रेखाओं का घनत्व बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये एक नए राशि को अब जन्म दे रहा है। इस तरह से हम दिखाई नहीं 18, कहने का मतलब ये है कि बल रेखा का घनत्व जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से हम देखें कि अगर चार्ज का परिमाण बढ़ जाए तो उससे निकलने वाले या प्रवेश करने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। अब कहता है तीसरा कि बल रेखा का घनत्व जो है विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाता है। बल रेखा का घनत्व जो होता है वह विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाता है। ये क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। विद्युत बल रेखा का घनत्व, विद्युत बल रेखा का घनत्व मतलब फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बताता है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बताता है। अब ये हम क्या बोले, ये सपोज कीजिए ये आपका कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, इससे बल रेखा बाहर निकलेगा, तो किसी एक साइड हम देखा है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, जितना बड़ा एरिया ये है उतना ही बड़ा एरिया ये है। यहां से यहां तक का दूरी हम मान लेते हैं कि कितना है, r1, और फिर यहां से यहां तक का दूरी मान लेते हैं r2, ठीक है। मतलब बाहर वाले का r2 और अंदर वाले का मान लेते हैं r1, और यहाँ पे मान लेते हैं फील्ड इंटेंसिटी E1 है और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी E2 है, ये मान के चल रहे हैं। अब कहता है कि यहाँ फील्ड इंटेंसिटी में कैसे पता चले कि भाई ज्यादा है कि कम है, तो सीधा याद रखना कि जहाँ पे फील्ड लाइंस का घनत्व ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा। जहाँ पे फील्ड लाइंस का घनत्व कम होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा। सीधा हम घनत्व से रिलेट कर दें, तो घनत्व से रिलेट करने से क्या फायदा होगा वो और भी आगे हम देख रहे हैं। हमने क्या कहा कि फील्ड लाइंस का घनत्व जहाँ ज्यादा वहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, जहाँ पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी का घनत्व कम। अब आप यहाँ पर देखिए कि एरिया हम दोनों के लिए सेम लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर काउंट करते हैं, ऐसे नॉर्मली काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, इससे 5 बल रेखा निकल रहा है। जबकि यहाँ से अगर बात करते हैं, अगर इसको भी काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3, ये नहीं है 1 2 3, यहाँ पे 5 बल रेखा क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, कम। तो यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे फील्ड लाइन का घनत्व ज्यादा है और यहाँ पे फील्ड लाइन का घनत्व कम है। इसका मतलब है कि E1 इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, E2। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ। अब दूसरा मैथमेटिकल हमारे पास एनालिसिस है। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है कि अगर Q चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं फील्ड इंटेंसिटी हमारा घटता है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं।
निकाल के भी हम देख लेते हैं। क्यू चार्ट से अगर R1 दूरी पे हम निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स E1 निकालना चाहते हैं, तो उसका वैल्यू कितना होगा। और क्यू चार्ट से R2 दूरी पर अगर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो चार्ज बटा जो दूरी है दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा R1 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे E2 अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी क्या है R2, तो बटा हो जाएगा R2 का स्क्वायर। ये दोनों तो सेम है। अब इस पर और इस पर निर्भर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कम है और ये ज्यादा है, मतलब ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है, तो नीचे जो जितना कम वो उतना ज्यादा। इसका मतलब ये वाला इसको मान बढ़ा रहा है, इसका मतलब E1 ज्यादा है और E2 क्या है, कम है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस E1 इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, E2। आपने क्या देखा, आपका पिक्टोरियल मेथड, दैट मीन्स आपने जो एनालिसिस किया, आपने जो इमेजिनरी लाइंस आपने ड्रॉ किया, दैट मीन्स फील्ड लाइंस का जो आप पिक्टोरियल पिक्चर तैयार किया, उससे आपको ये पता चला कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइंस का तो वहाँ फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, फील्ड लाइंस का घनत्व तो कम है तो वहाँ फील्ड इंटेंसिटी कम है। ये आपको पिक्चर बताया, लेकिन मैथमेटिक्स भी आपको यही सपोर्ट कर रहा है। मैथमेटिक्स सपोर्ट कर रहा है कि आपका नजदीक में ज्यादा होता है इंटेंसिटी और दूर में कम होता है, ये बोल रहा है। मैथमेटिक्स भी आपको यही सपोर्ट कर रहा है कि आप E1 का मान ज्यादा है और E2 का मान कम है। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स और हाइपोथेटिकल यहाँ पे थोड़ा मिल रहा है, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब कहता है ये आपको एक ये चीज तो बता ही दिया कि भाई फील्ड लाइंस का घनत्व भी कुछ बताता है, फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रिलेशन है फील्ड इंटेंसिटी में और फील्ड लाइंस के घनत्व में। तो फील्ड लाइंस का घनत्व एक नया राशि हमको देगा जो आगे हम देखेंगे, तो वो हमारा फ्लक्स होता है, जिसको हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको अब मिटाते हैं हम, ये फर्स्ट वाला मिटाते हैं। अब यहाँ से हम ये देखना चाहते हैं कि फील्ड लाइंस का घनत्व जब ये बात बोल रहा है, इसका मतलब फील्ड लाइंस का घनत्व कुछ और चीज बताना चाह रहा है। तो क्या बताना चाह रहा है सो देखते हैं। यहाँ पे एक सॉलिड एंगल का हम जिक्र करेंगे। सॉलिड एंगल का जिक्र क्यों करना चाहिए ये हम थोड़ा सा जानते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, अगर इसके द्वारा, इस क्षेत्रफल के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसको हम ठोस कोण बोलेंगे। तो इसके द्वारा जो ठोस कोण बनेगा वो और इसके द्वारा जो ठोस कोण बनेगा वो, दोनों में फर्क होगा या नहीं आप अंदाजा करके देखिए। निश्चित तौर पे इस सरफेस के द्वारा ठोस कोण ज्यादा होगा और इस सरफेस के द्वारा ठोस कोण कम होगा। अब ये देखिए सॉलिड एंगल क्या कर रहा है, नजदीक में है तो सॉलिड एंगल ज्यादा, दूर में है तो सॉलिड एंगल कम। तो इस बात का इंडिकेशन हो रहा है कि सॉलिड एंगल कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब सॉलिड एंगल कम हो रहा है। इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब सॉलिड एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फील्ड लाइंस का घनत्व जो है इस बात को भी दिखा रहा है ये सॉलिड एंगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड एंगल है क्या, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को समझने से पहले हम थोड़ा सा प्लेन एंगल पहले समझ लेते हैं। 4th पॉइंट, प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसको आप थीटा से डिनोट करते हैं। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन एसआई में इसको दर्शाने के लिए रेडियन मात्रक हम दर्शाते हैं, लेकिन ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्या है, सो थोड़ा देखते हैं। सपोज है एक हम बुक लेते हैं, ये सपोज है कॉपी, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको हम 2 पार्ट में बदल दें। तो अगर आप इसको बोलिएगा तो ये एक तल है, प्लेन है, और ये भी एक प्लेन है। तो ये 2 प्लेन के बीच जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये आपका प्लेन एंगल कहलाता है। भाई क्यों कहला रहा है, प्लेन एंगल क्यों कहला गया? 2 एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इज नोन एज प्लेन एंगल।
ये तो आपने कर दिया बड़ा इजीली, लेकिन जो एंगल बना ये तो ये वाला है, इसको प्लेन एंगल हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा वो अगर आप जानकारी लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप देखिए ये एंगल है, तो ये जो है इधर से अगर आप कोई कॉपी को चिपका देते हैं या पेज को चिपका देते हैं तो ये वाला एंगल जो है, आप जो रेखा ड्रॉ कीजिएगा, जो आर्क ड्रॉ कीजिएगा, वो आर्क ड्रॉ जो कीजिएगा वो इस तल में समा जाएगा। नहीं ऐसा, इसको हम ऐसे समझते हैं, एक पेज हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, यहाँ से ये आपका यहाँ मिला दिए। अब जब ये आप मिला दिए तो कोई ये ऐसे रेखा खींच दिए, जैसे यहाँ पर आप ऐसे रेखा खींच देते हैं तो ये क्या है, बोर्ड के तल में है, तो आप यहाँ पे ऐसे अगर खींच दीजिए, सपोज दैट ये आप ऐसे खींच दिए तो ये किस तल में है, बोर्ड के तल में है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर आप कोई आर्क खींचिएगा तो आर्क खींचिएगा तो इससे जो सटा करके आप एक तल रखिएगा, इसका मतलब या कॉपी का तल हो, पेज का तल हो या जो भी हो, तो ये जो तल है इस तल में ये हमारा एंगल बन रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्लेन एंगल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। और कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज दैट ये आर्क होता है, सेंटर होता है, और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो आर्क होता है इसका नाम होता है एल, और आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेन करेगा, जो एंगल बनेगा उसको हम बोल रहे हैं थीटा, ठीक है। और यहाँ से इसको जो मिला दिए ये हमारा क्या होता है, आर, रेडियस, ठीक है। यहाँ से आप इसको मिलाइए तो रेडियस, यहाँ से मिलाइए तो रेडियस, यहाँ से मिलाइए तो रेडियस, यहाँ से मिलाइए तो रेडियस। और यहाँ पे आप थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। दैट मीन्स ये आपका हो जाता है चाप यानी आर्क, और ये हो जाता है रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस जब करते हैं ये भी एक प्रकार का लेंथ, ये भी एक प्रकार का लेंथ, इसका मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। लेकिन एसआई के लिए इसको एक नाम दिया जाता है रेड। तो एसआई यूनिट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, एसआई यूनिट के लिए हम लोग लेके चलते हैं रेड, ठीक है। रेडियन पूरा हो गया और रेड हो गया शॉर्ट। इस तरह से ये प्लेन एंगल है। तो सीधा आपको अगर करना पड़े मैथमेटिकली तो आर्क अपॉन रेडियस को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। और अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करना चाहते हैं तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज नोन एज प्लेन एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। मतलब दो समतल के बीच बने कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समतल कोण, और इसे थीटा से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक रेडियन होता है। हालांकि जनरली ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। चलिए अब यहाँ से हम बात करना चाहते हैं ठोस कोण का, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठोस कोण, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं या ओम से डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ा गौर से समझना है, हालांकि ये 11th का पार्ट है, लेकिन चूंकि इसका उपयोग हम आगे करेंगे, इस वजह से जब गॉस का प्रूफ करेंगे 5 मार्क्स का, इसका हम यूज करेंगे, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा यहाँ दर्शाना चाहते हैं। चलिए आगे आते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, यहाँ तो एक आर्क था, आर्क के द्वारा जो यहाँ एंगल सबटेन किया गया, ये एंगल हमारा एक तल में लाई कर रहा था। यहाँ आर्क भी एक तल में है और रेडियस भी तल में, और जो एंगल बना हुआ भी तल में, इसलिए इसको प्लेन एंगल हम बोल दिए। अब क्या होगा कि एक मतलब एरिया लिया जाएगा। तो एरिया लिया जाएगा, सपोज दैट ये हमारा एक एरिया है और यहाँ पे सेंटर होगा। तो एरिया के द्वारा जो यहाँ सेंटर पर कोण बनेगा, अब ये नहीं सोचना है कि ये भी इक्वल प्लेन में है, हम इसको ऐसे दर्शा रहे हैं, 3D में दर्शा रहे हैं। तो ये जो आपका दिखेगा, ये 3D में, वो 2D में। तो ये जो आपका एंगल दिख रहा है ये आपका 3D, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को हम लोग बोल देते हैं ओमेगा। क्या बोल देते हैं, ओमेगा। तो छोटा सा अगर यहाँ पर आप एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया आपका छोटा सा होगा, मान लेते हैं ds होगा, यहाँ छोटा सा एंगल होगा d ओमेगा, और बड़ा सा अगर हम लेंगे तो फिर वो बड़ा सा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हम क्या करना चाह रहे हैं, छोटे से सरफेस किसी क्षेत्रफल के द्वारा जो सेंटर पर 3D में कोण बनता है, वही 3D कोण हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल, ठोस कोण।
अब इसको थोड़ा सा हम व्यवहारिक लाइफ में सीखते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम बोले कि गर्मी का मौसम है, अभी तरबूजा वगैरह का टाइम रहता है, तो आप मार्केट गए, तो मार्केट जाने वाले में ढेर सारे लोगों के मस्तिष्क में ढेर सारा चीज़ चलता है। तो किसी के दिमाग में आया भाई हमको तरबूजा खाना है और पैसा भी नहीं देना है, तो उसमें जो है वह क्या किया, एक बंदा गया, देखा कि भाई ढेर सारा लगा हुआ है, तो बोला कि भाई साहब हमको थोड़ा सा चेक करना है, मीठा है कि क्या है। तो बेचारा निकाला और उसमें से क्या किया, इतना बड़ा एक चाकू निकाला, उसमें से क्या किया, ऐसे काटा, धराया, यूं 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 यूं। अब वो काट करके दे दिया और वो चपर चपर खाया, टेस्ट मारा, और हो सकता है मीठा है, खट्टा है, जो भी है, मीठा भी है, बोल दिया कि भाई खट्टा है, नहीं है, अच्छा है, वो चला गया, क्योंकि उसको तो बिना पैसा का खाना है। तो कभी यहाँ चेक किया, कभी वहाँ चेक किया, कभी वहाँ चेक किया और कभी वहाँ चेक किया, 4-5 जगह कर लिया, बिना पैसा का खा के चला गया। लेकिन वो जो मेहनत किया वो हमको क्या नॉलेज दे रहा है, थोड़ा सा देखिए। वो जब काट रहा था और वो काट करके जब आपको दिया, तो जब आपको काट के दिया तो वो नीचे जो है ब्लैकिश कलर का कुछ न कुछ सरफेस था और काटा भी था, तो वहाँ पे कुछ खाली जगह बन गया। इसका मतलब ये जो खाली जगह ऊपर में बचा उसको हम बोल रहे हैं छोटा सा क्षेत्रफल। और वो छोटा सा क्षेत्रफल जो केंद्र पर कोण बनाया वो 2D में नहीं है, वो ऐसे करके वो 2D हमारा, इसका मतलब ये है सॉरी वो 3D में हमारा, तो वो 3D में हमको दिख रहा है और 2D में उसको दर्शाना हालांकि संभव नहीं है। दूसरा एंगल भी हम देख सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, शनिवार को भुंजा वगैरह खाने का सिचुएशन होता है, उसमें क्या होता है कि आप गए, वो बेचारा मिलाया और ठोंगा बना के ऐसे करके वो दे दिया। इसको हम दिखा भी सकते हैं, आप लोग इसको 3D में देखते हैं। एक पेज हम लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा एक पेज है, आप गए और वहाँ पे आपको भुंजा वाला जो है आपको ऐसे ठोंगा बना करके ऐसे बना करके दे दिया। हालांकि अब सब चीज़ का अलग अलग टेक्नोलॉजी बना है, इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं ताकि ठोस तरीके से बने। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं और इसको ऐसे क्या करता है, ये फोल्ड कर देता है, ठीक है। अब इसको जब फोल्ड करता है तो आप यहाँ गौर करके देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ये गोल होता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा नहीं बना है, ऐसा गोल होता है और नीचे आप ये देखिए, इसको जब आप इस पे रखिएगा तो वो नहीं अटैच होगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 3D में है और यहाँ जो सरफेस है वो सरफेस हमारा क्षेत्रफल लिए हुए थे। ये क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण बनाया वही कोण हमारा क्या कहलाता है, ठोस कोण, दैट मींस सॉलिड एंगल, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल हम देखते हैं, आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे, वो जो आता है भर के देने वाला, उसमें क्या होता है कि इसी तरह का रहता है, उसमें भर के दे देता है, तो आप नीचे से ऊपर से ऐसे खाता है जिसका जो मर्जी है। उसमें आप देखते हैं कि ऊपर जब इस आइसक्रीम रहता है तो वो गोल होता है, वो जो सरफेस होता है गोल होता है और नीचे में आपका कुछ एंगल बनता है। इसका मतलब है उसके वजह से यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है और उसी कोण को हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, और वो 3D में होता है, ठीक है। आई होप कि आप कुछ समझे होंगे। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा कोण बना इसको हम डी ओमेगा बोल रहे हैं, छोटा सा एरिया है तो छोटा सा कोण बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी ओमेगा लिखने की कोशिश करते हैं। तो डी ओमेगा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या करना है, जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल लिख देना है, बटा में दूरी का स्क्वायर, ये भी हमारा यूनिटलेस होता है और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो नीचे ऐसा राशि देना पड़ेगा, इसी के आधार पर अगर हम चलेंगे तो सामने में यहाँ पर L था तो सामने में यहाँ ds है और यहाँ पे हमारा R होता था तो R देते थे। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ये हमारा तो R होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो R है, तो यहाँ पर आप कहिएगा कि हम R दे देते हैं, तो यूनिटलेस होगा नहीं, क्योंकि इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होगा मीटर, उसी स्थिति में तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्षेत्रफल देना है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर दे देना है R का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका यूनिटलेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका एक रखा जाता है मात्रक SI के लिए, SR, जिसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है।
यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होता है, लेकिन दर्शाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात क्या हुई, डी ओमेगा बराबर डी एस बटे आर स्क्वायर, ये याद रहे। और याद रहे कि आपका ये जो क्षेत्रफल होना चाहिए ये एरिया पर जो रेडियस पर जो होना चाहिए वो लंबवत होना चाहिए। रेडियस पर ये जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। उस स्थिति में डी एस बटा हम क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करना है बड़ा सा क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं, तो फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस हमारा किसी आकृति का हो सकता है, तो आपका ओमेगा बराबर, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हो जाएगा, पूरे बंद सरफेस के लिए ओमेगा, और वो हो जाएगा आपका डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस बटे आर स्क्वायर। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, छोटा छोटा कोण को इंटीग्रेट करेंगे, तो वो आपका बड़ा सा कोण हो जाता है, और वो 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। इसको 4 पाई रेडियन से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए ये 720 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सो देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि आप जब तरबूजा चेक किए, तो तरबूजा अगर अच्छा है उसको लेना भी होता है, तो सब तरह का लोग होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तरबूजे वाले के दिमाग में क्या चलता है, वो मार्केट में लेकर के आया है, तो कहीं से लेकर के आया है, किसान से लेकर आया है, व्यापारी से लेकर आया है, तो वो इस आशा में बैठा हुआ है दुकान लगा के कि जब ये बिकेगा तो उसमें से कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, किसान को देंगे, व्यापारी को देंगे, जो उसका लागत तो लगा है, जिस पर उसने लिया है, उठाया है, और जो हिस्सा बचेगा, अगर 100 रुपये का बिका तो उसमें 20-30 जो भी बचत हुआ, उस बचत में से कुछ हिस्से का वो सामान घर का लेकर के जाएगा, कुछ बच्चे के लिए राशन पानी लेके जाएगा, कुछ टॉफी बिस्किट लेके जाएगा, और कुछ बचा करके जाएगा कि इससे हम क्या करेंगे, कुछ पूंजी जमा करेंगे और बच्चों के स्कूल फीस में जमा करेंगे। तो सबका अलग अलग सोच होता है, तो वो इस भाव से वो बैठा हुआ है। अब जो बंदा चेक किया, अच्छा भी लगा कुछ को, तो कुछ बच्चे होंगे, कुछ लोग होंगे जो ऐसे चला गया, इग्नोर करके चला गया, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसको लगेगा कि नहीं भाई अच्छा है, ये मेहनत करता है, हम तक पहुंचाता है कम समय में, तो इसको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो हमारा प्यास भी बुझ जाएगा, खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उसका भी काम चल जाएगा। इस व्यू से उसने क्या किया, वो खरीदा। जब वो खरीदा तो जब उसने चेक करके दिया था तो वो तो छोटा सा सरफेस था, लेकिन उस छोटे छोटे सरफेस को हम जोड़ दें तो इसका मतलब वो पूरा गोला बन जाता है। तो वो पूरे गोले को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा तरबूजे के आकार का ही होगा, हम लोग भी एक क्लोज्ड सरफेस है। अगर एक कमरे की बात करें तो वो भी एक क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज्ड सरफेस अगर है तो वह केंद्र पर कितना ठोस कोण बनाता है, तो याद रखना है 4 पाई स्टेरेडियन या एसआर के बराबर। इसका मतलब ये है कि हम कैसे समझें कि ये 4 पाई के बराबर होता है। तो 4 पाई को आप याद रखिए, उसको बोलते हैं 720 डिग्री। भाई क्यों बोलेंगे, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 गुने 4 तो 720 डिग्री, 1872। अब 720 हम कैसे माने, इसको आप दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पेन लेते हैं, कुछ पेन का जुगाड़ करते हैं, और इस पेन को जब आप लेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, ये 3 पेन है आपका, इसको हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो है पहले तरबूजे पे जाते हैं। तरबूजा आपको अच्छा लगा, आपने खरीदा और घर लेके आया। घर जब आप लेके आए तो वहाँ पे हुआ कि भाई सभी लोगों को काट के देना है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, सबको देना है। तो आपने क्या किया कि उसको काटना शुरू किया। तो कैसे काटा आपने, पूरा तरबूजा रखा हुआ है, यूं आधा भाग हुआ, यूं तो 4 भाग हुआ, फिर ऐसे काट दिए तो 4 भाग ऊपर वाला, 4 भाग नीचे वाला, 8 भाग हुआ। अब उस 8वां भाग को हम थोड़ा सेट करते हैं, ऐसे सेट करते हैं, ये याद रखने के व्यू से हम बोल रहे हैं। एक जो भाग होगा वो यहाँ पे सेट कर जाएगा, ठीक है, दूसरा भाग यहाँ सेट करेगा। क्यों सेट करेगा, अगर ये यहाँ रहेगा तो ऐसे सेट कर जाएगा, एक भाग इधर सेट कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक इधर सेट कर गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 4 इधर सेट कर गया और 4 नीचे से सेट कर जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 4 4 8।
तो हम जानते हैं कि दो एक्सिस के बीच कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है, तो मान लेते हैं कि इस सरफेस के कारण यहाँ जो कोण बना 90 डिग्री के बराबर। तो 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, तो 9 चौके 36, 360 हो गया आधे के कारण। तो नीचे से जो 360 बनेगा, ऊपर से जो 360 बनेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 गुना 72 यानी 720 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 4 पाई जो है 720 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से आपने देखा सॉलिड एंगल, और इसका हम उपयोग करेंगे। ऐसे इसको हम नहीं पढ़े हैं, इसका हम उपयोग करेंगे। तो हमने क्या कहा, डी ओमेगा बराबर डी एस बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और फॉर क्लोज सरफेस जो है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 4 पाई के बराबर, अगर क्लोज्ड है तो। ठीक है, ये क्लोज्ड के लिए ही हम बात कर रहे हैं। तो अब हम देखने वाले हैं अगले एपिसोड में, दैट मीन्स एपिसोड नंबर 44 में आपका चलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब ये दोनों आप सीख जाएंगे तो आपका तीसरा पड़ाव भी समाप्त हो जाएगा। चौथे पड़ाव में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो आप देखना ना भूलें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।